सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 25 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, मांसगत व्याधि में एक अलजी था। तो अलजी 3 जगह आता है। अलजी प्रमेह पीड़िका भी है, नेत्र संधिगत रोग भी है और शुक दोष भी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने श्लोक छोड़े थे उसमें शुक्र, उसमें मल और इंद्रियों का भी कर्म आता है शुक्र के बाद में, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सिर्फ उसे पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग अष्टविध शस्त्र कर्म अध्याय शुरू कर रहे हैं। 25 नंबर का अध्याय है और ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी व्याधि में हमें कौन सा कर्म करना है। हर व्याधि में हमें फाड़ना नहीं है, हर व्याधि में वेधन नहीं करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा रट्टे वाली चीज़ है, रट्टा मारना है। इसमें थोड़ा ध्यान से कुछ चीज़ों से हम समझेंगे, थोड़ा रटेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ हमने पढ़े हैं अष्टविध शास्त्र कर्म? कहीं पढ़े हैं? अगरु उपगणीय चैप्टर। कौन सा नंबर? 5वें नंबर में हमने अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़े। ठीक है, किसी को याद है 6 कर्म कौन कौन से होते हैं? वही चीज़ें हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बताया था कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। ठीक है, आगे फिर इसमें और डिफ़िकल्ट लेवल जाता है, तो कम से कम हमें नाम तो याद होने ही चाहिए। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो किस किस को याद है नाम? किस किस को याद है 8 नाम? चलो गुड, बहुत अच्छे आए। अनुराधा को याद नहीं है? ठीक है, ओके। तो पहला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, छेदन। अभी हम छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण और सेवन, विस्त्रावण, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी डिजीज़ में हम कौन कौन से कर्म करते हैं। कुछ जो कर्म है, जैसे कुछ डिजीज़ है उनमें हम 2 कर्म करते हैं, वो चीज़ भी हमें याद रखना है। थोड़ा ट्रिकी जाता है ये, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पहला आता है छेदन कर्म। छेदन कर्म क्या होता है? काट के अलग करके फेंक दो। क्या क्या चीज़ें करेंगे? हाईलाइट, सारी चीज़ें हमें याद नहीं करनी है, कुछ चीज़ें हमें हाईलाइट करनी है, कुछ को सिर्फ ध्यान रखना है। हाईलाइट कर लेंगे भगंदर और ग्रंथि। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर श्लेष्मिक तिलकालक। तिलकालक भी एक प्रकार का शुद्र रोग आता है। सुश्रुत निदान 13 में हम लोग पढ़ते हैं तिलकालक को, है ना। तो इसमें अर्बुद, अन्य अर्श, चर्म कील, ये सारे प्रोजेक्शन वाली चीज़ें हैं। तो इनको हम काट के अलग करेंगे। ठीक है, काटेंगे। जैसे अर्श है, अर्श के मस्से होते हैं, उनको हम ऑपरेट करते हैं ना, काट के अलग करते हैं। अर्बुद है, वो भी मेदज है, उसको भी रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, लास्ट में शतपोनक आता है ना। शतपोनक भी भगंदर का प्रकार होता है एक, ये चीज़ याद रखना है। मैंने चिकित्सा स्थान में जब भगंदर पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने, वाग्भट के अनुसार, सुश्रुत के ही अनुसार अलग भेद बताए गए हैं। ठीक है, शतपोनक ये वातज भगंदर के अंतर्गत आता है। शतपोनक को ही वातज भगंदर बोलते हैं। उष्ण स्त्रावी पित्तज को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अभी हम पढ़ेंगे। भगंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, निदान स्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जतुमणि मांस संघातो गलशुंडिका को सर्कल करेंगे। गलशुंडिका सर्कल करना है बस, बाकी सिर्फ पढ़ना है। स्नायु, मांस, सिरा, कोथ। कोथ मतलब सड़ना। अगर ये सब सड़ गए हैं
तो सड़ी हुई चीज़ तो हमें बाहर फेंकनी ही पड़ेगी, वरना वो अदर ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेगी। ठीक है, वाल्मीकम शतपूर्णक है ना। मिट्टी बोलते हैं ना वाल्मीकि, तो मिट्टी को भी हम भगाएंगे घर से। ठीक है, ऐसे याद करना है, इसका मतलब नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये शतपूर्णक क्या है? 100 छेद वाला। छेद मतलब क्या है? सुशिरता, और वात में सुशिरता होती है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। मांसकंदी है ना, अदृश, उपदंश। उपदंश भी 3 प्रकार का होता है। सॉरी, नहीं, उपदंश 3 का नहीं होता है। मांसकंदी याद रखें, और अधिमांस। ठीक है, तो कम से कम हमें एक तो थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए कि कौन कौन से चीज़ें छेदन में आ रही हैं, क्योंकि पहला तो हो ही जाता है। ठीक है, जैसे महाकषाय भी हम याद करते हैं तो जीवनी महाकषाय तो हो ही जाता है ना, बार बार पढ़ते हैं। तो ऐसे छेदन का कम से कम आप याद रखें। छेदन का काफ़ी पूछा जाता है, और जो मैंने हाईलाइट करवाया है उनसे पूछा गया है। ठीक है, अर्श और मांसकंदी छेदन और लेखन दोनों में आते हैं, ये ऊपर लिख लेंगे। अर्श, मांसकंदी, छेदन एंड लेखन। ठीक है, कोथ मतलब क्या है? गैंग्रीन है ना जहाँ पे डायबिटिक फुट वगैरह होता है। आप लोगों ने ज़रूर फोटोज़ या ऐसे देखा होगा। मैंने आप लोगों को एक केस बताया था ना, जिसमें उसने पॉइज़न खा लिया था और फिर हमने लीच लगाई थी, है ना। तो वो गैंग्रीन की तरफ बढ़ रहा था। सबसे ज़्यादा गैंग्रीन हमारी पेरीफेरी में ही होता है। क्यों होता है पेरीफेरी में? पेरीफेरी मतलब कि हाथ की उंगलियां, दोनों पैर, इधर से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि कोई बताएगा इधर से ही क्यों होता है? हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियों से ही क्यों होता है गैंग्रीन? पेरी ब्लड सर्कुलेशन कम रहती है। हाँ, कम तो क्या, कम तो नहीं रहता, पर पेरीफेरल सप्लाई नहीं होता, मतलब अल्टरनेटिव सप्लाई नहीं होता है ना। सबके पास एक जुगाड़ है, इधर नहीं तो इधर इधर नहीं तो इधर, है ना। वेरिकोज वेन में क्या होता है? वेन जम जाती है, मोटी हो जाती है, उभरी हुई हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है कि नहीं? बट ऐसा है क्या कि फिर पैर में ब्लड सप्लाई नहीं होता, हमारा पैर मर जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई ना, दूसरे से ब्लड जा रहा है, दूसरे सेल्स से ऑक्सीजन मिल रही है, दूसरे वेन से ऑक्सीजन मिल रही है। कोई ना कोई उधर बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं, है ना, हमारे थाइस में, काफ्ट में। बट फिंगर्स में ऐसे सिंगल होती है ना, जगह ही नहीं है अल्टरनेट की। इस टाइप से हमें थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये जो अदृश्य है ना, ये तालुगत रोग होता है। कमल जैसा उभार होता है इसमें। ठीक है, और गलशुंडी का क्या होता है? ये तो पता होगा। गलशुंडी का क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस सुना है? टॉन्सिलाइटिस सुना है ना सभी ने? उसको ही बोलते हैं गलशुंडिका। ठीक है, जतुमणि और उपदंश ये क्षुद्र रोग है। बच्चों में होते हैं। शिष्ट रोग क्या के सेट तालु का जाने रोग है, पर। कमल का समान होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भगंदर, ग्रंथि और गलशुंडिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और श्लैष्मिक,
तिल कालक, ठीक है। ग्रंथि जो है ना, ये स्लैश में ग्रंथि, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ग्रंथि स्लैश में ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं भेद्य। मैम जैतुमणि आपने क्या बताया अभी? ये अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी 13th चैप्टर में पढ़ेंगे उपदंश और जैतुमणि। ये शूद्र रोग होते हैं बच्चों में, शिश्न रोग के सड़ने पर ये रोग होते हैं, ठीक है। अभी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। भेद्य में मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, अभी अंडरलाइन कर सकते हैं, हाँ? याद नहीं रखना इतना। पहले तो इसमें ये एक ट्रिक है कि वी से जितनी चीज़ें आ रही हैं हमें वो याद रखना है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, जैसे विद्रिधि हो गया, विसर्प हो गया, वृद्धि हो गया, विदारिका हो गया, है ना, नाड़ी व्रण हो गया, उसमें भी व्रण आता है, ठीक है। तो ये आप अलग से भी लिख सकते हैं, मैंने तो अलग से लिखा हुआ है और आप लोग भी अलग से इनको लिखे हैं ना, कुछ छोड़ना नहीं है, सभी चीज़ें लिखना है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ने में नहीं आ पाता ऐसे, ठीक है, अलग अलग से लिखना है। तो पहले कैसे लिखेंगे, वी वाले लिखेंगे, विद्रिधि लिखेंगे, ठीक है। वृद्धियोर अन्यत्र सर्वजात, मतलब सन्निपातज के अलावा सभी विद्रिधियों में भेदन करते हैं, ठीक है। चीरा लगाएंगे, भेदन मतलब चीरा। तो इसमें विद्रिधि हो गया, वृद्धि रोग हो गया, विसर्प रोग हो गया, नाड़ी व्रण हो गया, है ना, ये वी वाले हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, और विदारिका हो गया ना। तो ये वी वाले हो गए। फिर अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ भी अब ग्रंथि आ जाता है, हमने कफज ग्रंथि छेदन में देखा था, इधर से ही मैं बताती हूँ आप लोगों को। फिर आता है प्रमेय पीठिका ना, ग्रंथय ऊपर है ना, ग्रंथयस्त्रयः, है ना, पहली लाइन में ही है। ग्रंथि आ जाती है, तीनों प्रकार की ग्रंथियाँ, वात पित्त कफ। स्त्रयः, त्रय है ना इसलिए। प्रमेह पीठिका आ जाती हैं। स्तन रोग, प्रमेय पीठिका को सर्कल कर लेंगे, स्तन रोग को सर्कल कर लेंगे। अब इनके जो भेद होते हैं ना, ऐसे याद करें कि ऐसी व्याधियाँ, ऐसी चीज़ें जिनमें भेद होते हैं उनको हम भेदन करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की। कुछ ऐसी भी है जिनके भेद नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है, इनसे हम लोग यही चीज़ें हमें याद रहती हैं। क्योंकि मैं ये डिज़ीज़ याद करवाने की ट्रिक बताऊँगी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा समझ के और रट के ही याद करना पड़ेगा। तो प्रमेय पीठिकाएँ कितनी होती हैं, पता है? तो पढ़कर आए हैं सब लोग। दस होती है, 7। 10 होती हैं कि 7 होती हैं? 10 होती है, ठीक है, अलग अलग आचार्य अनुसार होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रमेय पीठिका, ऐसे हल्के में नहीं लेना प्रमेय पीठिका को, ठीक है। और सभी चरक सुश्रुत वाग्भट, है ना, सभी भेल, सभी के अनुसार बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रमेय पीठिका, अच्छे से पढ़ना है। बहुत रिसेंटली मैंने 2 पेपर्स में देख लिया प्रमेय पीठिका, ठीक है। तो ये भेद हैं इसके भी, ठीक है। तो ये भेदन में आएगी। फिर स्तन रोग के भी भेद होते हैं, स्तन 2 होते हैं, ठीक है। तो वैसे 5 भेद होते हैं, तो उसमें भी भेदन हम करेंगे। कुंभिका भी आ जाता है, ये जो अवमंत, कुंभिक, अनुशायी, पुष्करिका, ये सारे शूक दोष के भेद होते हैं, ठीक है। तो अभी समझ नहीं आएंगी ये व्याधियाँ क्योंकि पढ़ी हुई नहीं है, इसलिए बस थोड़ा ध्यान रखें, जब पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। फिर क्या है, प्रायशः शूद्र रोग, है ना, ऑलमोस्ट हमारे शूद्र रोग इसके अंतर्गत आते हैं। फिर
तुंडी केरी गिलायु, तुंडी केरी और गिलायु। गिलायु आयु से याद रखेंगे। आयु एक सुखकर होती है, दुखकर होती है, हितकर होती है, अहितकर होती है, 4 प्रकार की होती है, तो उसमें भी भेद आ गए। ठीक है। तुंडी केरी कैरी कैसी होती है? आम। कैरी नमक और मिर्ची लगा के खाते हैं ना, पता है ना कैरी, है ना? हाँ, हमारे यहाँ कैरी बोलते हैं, शायद कुछ और बोलते हो अलग साइड। तो कैरी भी उसकी अवस्था में पहले हरी होती है, खट्टी होती है, फिर वो थोड़ी और गरदरी होती है, फिर पीली हो जाती है। ठीक है। तो उसकी भी, कैरी की भी भेद होते हैं, है ना? तो इस टाइप से याद रखें। फिर पुप्पुट वाली चीज़ें भी आती हैं। पुप्पुट, दंत पुप्पुट, तालु पुप्पुट, जैसे श्लोक नंबर 7 के एंड में लिखा है, पुप्पुट और तालु दंत जौ। ठीक है। तो ये पुट आप लोगों ने रस शास्त्र में पढ़ा होगा ना, 100 पुट की अग्नि देनी, 1000 पुट की, 1200, 1500, 500 पुट, है ना, जो गोबर के उपले वो पुट। तो उसके भी कितने भेद होते हैं, गज पुट, महापुट, शूद्र पुट। ठीक है। तो वो भी भेद हैं। इस टाइप से पुट याद हो जाएगा। और एक वृंद आया हुआ है ना फर्स्ट हाफ में, श्लोक नंबर 7 के फर्स्ट हाफ में वृंद आया है। ये भी एक मुखगत रोग है। वृंद से हम बिंदी याद रख सकते हैं, कि कोई बिंदी लगाता है तो हम समझ सकते हैं कि वो लेडी है। ठीक है। ऐसे भेद हो जाएगा, कि भेद हो गया कि ये लेडी है, ये नहीं है। ठीक है। अलजी भी आता है इसमें, भेद में अलजी भी आता है। तो अलजी के भी हमने 3 भेद पढ़ लिए, प्रमेय पीठिका है, मांस प्रदोषज विकार है, और अभी पढ़ लिया। ठीक है। तो इसके भी भेद हो गए। अलजी लिखा हुआ 7th श्लोक के फर्स्ट हाफ का लास्ट वर्ड। ठीक है। और ये जो पुष्करिका है ना, ये शूक दोष के अंतर्गत आता है। अनुशायी, कुंभिक, अवमंथक, ये सारे क्या हैं? शूक दोष के भेद हैं। ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है? स्तन रोग, अवमंथक। अवमंथक मैंने बताया शूक दोष है। फिर प्रायशः शूद्र रोगाश्च, शूद्र रोग भेद में आते हैं। फिर तुंडी केरी और गिलायुष, सिर्फ इतना 3 वर्ड है। ठीक है। गलशुंडिका सबसे इम्पॉर्टेंट है छेदन में। ठीक है। अभी 2 समझ आए, थोड़े थोड़े याद हुए। ठीक है। चलो तीसरे में बढ़ते हैं। किसी के पास और अच्छा तरीका है इसको याद करने का तो बता सकते हैं मुझे। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं लेखन। लेखन थोड़ा छोटा सा है, कैसे याद रखेंगे इसको? यहाँ पे स्क्रैपिंग हो रही है। ठीक है। तो ये जो रोहिणी है, चतस्रो रोहिण्यः, 4 प्रकार की रोहिणी, वात, पित्त, कफ और रक्तज, सन्निपातज नहीं होती। ठीक है। तो वो 4 प्रकार की रोहिणी है, गले में होती है। ठीक है। तो इसलिए हम स्क्रैपिंग करेंगे। फिर क्लास, क्लास है क्लास, उपजीविका, मेदो, दंत, वैदर्भो, ग्रंथि, वर्त्म, अधिजीविका। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप लोग याद कर लें और लिख भी लें। रोहिणी ने क्लास में कुष्ठ का कुष्ठ का श्लोक लिखा।
रोहिणी से रोहिणी हो जाएगा, क्लास में किलास हो जाएगा, किलास। कुष्ठ से कुष्ठ मंडल हो जाएंगे, मंडलम, है ना, मंडलम लिखा है सेकंड लाइन में, ठीक है। और लिखा से लेखन हो जाएगा, मंडल कुष्ठ, ठीक है, लेखन। फिर कैसे थोड़ा देखेंगे, उपजीवा और अधिजीवा ना, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो जीवा का हम लेखन करते हैं ना, स्क्रैपिंग करते हैं, जो टंग क्लीनर होती है ना, तो थोड़ा ऊपर भी करेंगे, थोड़ा नीचे भी कर लेंगे, ऐसे याद हो जाएगा ये। और हमने देखा था वर्त में गत में भी हम लेखन करते हैं, जैसे कोई फुंसी हो गई या आँख आ गई बोलते हैं ना, तो उसमें भी लेखन कर्म किया जाता है, ठीक है। दंत में भी दंत वैधर्भ है, तो उसमें भी हम लेखन करेंगे, अच्छे से साफ करेंगे दांतों को। फिर मांसकंद, मांसकंदी मैंने बताया था कि छेदन में भी है और लेखन में भी है, ठीक है। अर्श भी मैंने बताया था, छेदन में भी है, लेखन में भी है, ठीक है। अब यहाँ ग्रंथि रोग आ जाते हैं, तो ग्रंथि मैंने भेदन में भी बताया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी इधर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उधर ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भेदन में इम्पोर्टेंट है। मांस उत्सन्निस्तथा, मांसकंदी, मांस की वृद्धि, और मंडल कोष्ठ, ठीक है। तो मांस जहाँ भी होगा, है ना, स्थौल्यता में लेखन कर्म करते हैं ना, ताकि जो भी मांस है, फैट है, वो घिस घिस के पूरा बाहर निकल आए। तो मांसकंदी, मांस वृद्धि, मंडल कुष्ठ, ठीक है। ग्रंथि रोग इसमें हमने पढ़ा भी, ठीक है। अर्श भी आता है, अर्शांसी, तो ये छेदन में भी है, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। ग्रंथि और ग्रंथि भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रंथि रोग आया हुआ है ना, ग्रंथि वर्त्म अधिजीवा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेधन। वेधन में और कम चीज़ें हैं, तो इसमें जो लेखन में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रोहिणी है, ठीक है। 4 प्रकार की रोहिणी पढ़ेंगे हम लोग, रोहिणी को भी, ठीक है। किलास, उपजीवा, दंत वैदर्भ, ग्रंथि, वर्त्म, अधिजीवा, सिर्फ इतना ही हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट वेधन में आ जाते हैं। वेधन मतलब पंचर, ठीक है। पंचर किस में करेंगे, सिरा बहुविधा मूत्र वृद्धिर दकोदरम, ठीक है। अनेक प्रकार की विकृत सिराएं, सिराओं में ही वेदन करेंगे। हाइड्रोसील में वेदन करते हैं ना, जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट है टेस्टिकल्स में, स्क्रोटम में, उसको हम निकालते हैं, है ना। हाइड्रोसील का बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन होता है, देखा भी होगा, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी नहीं होती हैं, तो ऑलमोस्ट हर ही हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन होता ही है ना, तो ज़रूर देखा ही होगा आप लोगों ने। तो उसमें हम वेधन करके निकालते हैं ना फ्लूइड। किस किस ने देखा है ऑपरेशन हाइड्रोसील का, है ना। सिंपल सा ही होता है, कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, जल्दी से 5 मिनट में ही हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जलोदर, जलोदर इन रोगों में वेधन कर्म, है ना। जलोदर जल से भरा एसाइटिस है। लिवर सिरोसिस में हमारा एसाइटिस हो जाता है। मैंने कल ही एक पेशेंट देखा था, उसमें उसे लिवर सिरोसिस था, पूरा पेट फूला हुआ था, और वो बिल्कुल ऐसे बोल दिया था डॉक्टर्स ने कि अब ये बस कुछ दिनों की, या जब तक सेवा हो जाए उतने दिन की मेहमान है, और लोग ट्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनका पेट फूला हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। देखते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कब तक हम प्रयास कर पा रहे हैं। एलोपैथ ने तो हाथ ऊपर कर लिए कि अब तो
जब तक सेवा हो तब तक करो ना। चलो नेक्स्ट, इसमें हमें एशिया, एशिया मतलब प्रोबिंग है, ठीक है। एशिया नाड्य सशल्यस्य व्रणा उन्मार्गिण्यस्य, ये एषण कर्म भी यहाँ पे आ जाता है। एशिया मतलब प्रोबिंग है, ठीक है। तो प्रोबिंग हम उन्मार्गी व्रण, नाड़ी व्रण और शल्य युक्त व्रण, तीन चीज़ें हैं, तो तीन चीज़ों को अलग से यहाँ लिख लेंगे। उन्मार्गी व्रण, नाड़ी व्रण और शल्य युक्त व्रण। अगर कहीं शल्य है, अंदर गोली है फंसी हुई है, ठीक है, बंदूक की गोली किसी ने पेट में मारी, तो हमें उसका रास्ता पता करना है। कुछ है नहीं है ना, एट अ टाइम हम लोग कुछ यूएसजी वगैरह नहीं करवा सकते, तो एशियन प्रोबिंग से हम देखते हैं राइट गई लेफ्ट गई, कितना डीप गई, ठीक है। नाड़ी व्रण में भी करते हैं और उन्मार्गी व्रण में, ठीक है, ताकि पता चलेगा क्या क्या मार्ग हो रहा है, कितना डीप है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई। वेधन में कहाँ कहाँ था, विकृत सिराओं में, दकोदर में, हाइड्रोसील मूत्र वृद्धि में, पक्व गुल्म में। गुल्म पक गया तो भी हम पंचर करेंगे। गुल्म इतना बड़ा हो गया मतलब पेट ही फूल गया, उसमें तो करते हैं, ठीक है। और कर्दम विसर्प, विसर्प के 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं, कौन से गुप्ता जी? एक ही गुप्ता। क्या है, इसको डिकोड करो। ए से अग्नि था, के से कर्दम था और जी से ग्रंथि था। ग्रंथि था, कर्दम विसर्प, ठीक है। वात पित्त, पित्त कफ, तो ये पित्त कफ में हम लोग वेधन कर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह और भी पढ़ा था ना, अग्नि कर्म में पढ़ा था क्या, बताया था ना मैंने अग्नि कर्म में, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आहरण। 11वां श्लोक देंगे, है ना। आहरण, कोई भी चीज़ को पकड़ के बाहर फेंकना है हमें, एक्सट्रैक्शन करना है। क्या क्या करेंगे, शर्करा, दांत में कीड़े लग गए, ठीक है, तो शर्करा से यहाँ 3 चीज़ें आती हैं, दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, ठीक है। शर्करास्त्रयो। फिर दंत, कर्ण, मलो, अश्मरी, ये भी सिंपल है, ठीक है। दंतमल, कर्णमल, गुदमल, ठीक है। ये मल को भी हम बाहर ही फेंकेंगे, एक्सट्रैक्शन ही करेंगे, दांत, कान और अश्मरी भी, ठीक है। यहाँ तो गुदा लास्ट में लिखा हुआ है, बट आप लोग पहले लिख लेंगे मल को, दंतमल, कर्णमल और गुदवर्च। गुदवर्च, वर्च मतलब मल ही होता है, तो वर्च लिखा हुआ है श्लोक में, पर तो याद रखें कि वर्च मतलब मल ही है, ठीक है, गुदा का जो मल होता है। तो ये 3 चीज़ें हमें याद हो गई, 3 हमें ऊपर याद हो गई थी, दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, फिर 3 मल वाले हो गए। शक्कर को क्या है, शक्कर एक आहार है, ठीक है, तो आहार से आहरण याद रखना, ठीक है। जहाँ भी शर्करा आएगा मतलब आहरण, एक आहार है शर्करा, खाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर खाते हैं तो दांत में मैल लग सकता है ना, दांत में हमारे कीड़े लग सकते हैं ज़्यादा शक्कर खाने से। दंतमल, कर्णमल और गुदवर्च। अब हमारे 3 बचते हैं, अश्मरी, मूढ़गर्भ और शरीरस्थ शल्य। कोई शरीर में शल्य है ना, अंदर छुपा हुआ है, तो उसको भी हम आहरण करेंगे। मूढ़गर्भ है, मूढ़गर्भ भी शल्य के समान ही होता है, उसको हमें बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। जितनी देर तक मूढ़गर्भ रहेगा उतनी डिफॉर्मिटीज़, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। अश्मरी है, अश्मरी भी स्टोन ही है, बाहर ही निकालना है उसे, तो इस टाइप से हमारे आहरण के हो जाते हैं, है ना। सभी को समझ आया?
इनको ना आप लोग अलग अलग लिखना, ठीक है। ये है आपके सिलेबस में, देखा किसी ने सिलेबस डीप में? यस मैम, पढ़ना है फर्स्ट विद संस्कृत। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विस्त्रावण। विस्त्रावण थोड़ा बड़ा है, पहले सीवन तो छोटा सा ही है, एक चीज़ याद रखनी है सीवन में। पहले विस्त्रावण ही देख लेते हैं। विस्त्रावण में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोगों को लिखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे हिंदी से भी श्लोक से भी। तो मैं लिखवा देती हूँ, इजी रहेगा। विस्त्रावण मतलब ड्रेनेज है। ड्रेनेज हमें कहाँ कहाँ करना है, तो आप लोग ऐसे वेधन, वेद्य और विस्त्रावण में कंफ्यूज नहीं होंगे। पंचर होता है, पंचर जैसे टायर पंचर होता है ना, तो ऐसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। टायर पंचर, और वेधन मतलब ड्रेनेज। वेधन मतलब टायर पंचर है, टायर पंचर लिख लेना उधर, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। विस्त्रावण मतलब भी ड्रेनेज है, वेधन मतलब भी ड्रेनेज है, ऐसा लगता है दोनों में ही छेद कर रहे हैं। डिफरेंस क्या हुआ वो तो हम दोनों व्याधियों में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे चीज़ें आती हैं माइंड में, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो टायर पंचर से वेधन याद करेंगे, विस्त्रावण ड्रेनेज। तो इसमें आप लिख लें, मैं सभी चीज़ें लिखवा रही हूँ, फिर बाद में बताऊँगी क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी लिखना सभी कुछ है। लिखेंगे सभी अर्बुद, सभी विसर्प, सभी विद्रिधि, ब्रैकेट में एस लिख के क्रॉस कर देंगे। वात पित्त कफ ग्रंथि, नेक्स्ट, और वात पित्त कफ उपदंश। मैम विसर्ग के बाद क्या बोल रही थी? विद्रधि। पहले सभी। अर्बुद, फिर विसर्प, फिर सभी विद्रिधि सन्निपातज को छोड़ के। फिर वात पित्त कफ ग्रंथि और उपदंश। रक्त से दूषित होने वाली व्याधियां हैं ना ये, है ना, रक्त इन्वॉल्वमेंट होता है इनमें, तो ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे ग्रंथि भी रक्त के कारण, उपदंश भी इसमें रक्त दूषित होता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा याद रखें। तो अब नेक्स्ट लिखें स्तन रोग, सर्कल कर लें स्तन रोग को। क्षुद्र रोग, कुष्ठ श्लीपद, कुष्ठ को सर्कल कर लें। कुष्ठ भी रक्त दुष्टि के कारण होता है, बिना रक्त दुष्टि के स्किन डिजीज नहीं होगी, ठीक है। श्लीपद भी, देन विदारिका लिखें। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड नंबर में लिखेंगे, अभी 2 पॉइंट हो गए हैं। थर्ड नंबर में लिखेंगे ओष्ठ रोग में क्या क्या, पित्त कफ रक्त ओष्ठ रोग। आरपी कफ, आरपी कफ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी विद्रधि को सर्कल करना है, कुष्ठ को, श्लीपद को, नेक्स्ट लिखें दंत रोग में क्या क्या आते हैं, शीताद, सौशिर, उपकुश, कृमि दंत,
दंत वेष्ट, दंत पुप्पुट, तालुगत में लिखेंगे 5वां पॉइंट तालु कंटक, छठा लिखेंगे कंठगत में कंठ डैश करके गल शालूक, और कर्णगत में कर्णपाली, सर्कल कर लेंगे कर्णपाली को। ठीक है, स्तन रोग को, विदारिका को भी सर्कल कर लेंगे। लिखवाया नहीं है ना मैंने, स्तन रोग लिखवाया है। ठीक है, सर्कल के सेकंड वाले पॉइंट में लिखवाया है ना स्तन रोग। और विदारिका को भी कर लेंगे, बस अंडरलाइन कर लेंगे। शूद्र रोगाश्च भूयशः। ठीक है, ऐसा। और कहाँ पढ़ा था हमने शूद्र रोग वाला? प्रायशः शूद्र रोगाश्च, श्लोक नंबर 7 के सेकंड हाफ को सर्कल कर लेंगे। और श्लोक नंबर 15 के सेकंड हाफ में लास्ट में शूद्र रोगाश्च भूयशः, जहाँ पे भू आया मतलब वो भेदन का नहीं है। ठीक है, जहाँ पे नहीं आया वो भेदन का है। ठीक है, ये छोटी सी अपोजिट वाली ट्रिक है, ऐसे याद रखना। प्रायशः शूद्र रोगाश्च भेदन में है और शूद्र रोगाश्च भूयशः ये विस्त्रावन में है। ठीक है, तो ये इसमें हाईलाइट भी मैंने करवा दिया और बिल्कुल पैराग्राफ में लिखा हुआ है। कौन आप लोगों ने चूँकि पढ़ा हुआ नहीं है कौन कौन से दंत रोग होते हैं, कौन कौन से कंठ, शाल और तालुगत, इसलिए मैंने इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली लिखवा दिया। इधर ही पास में चिपका देना ये पेज। ठीक है, तो जब भी पढ़ें तो वो सिर्फ पेज को पढ़ें, इधर घिच पिच में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो भी लिख लो आप लोग, जैसे स्तन रोग, विद्रधि, स्तन रोग कॉमा विद्रधि कॉमा शूद्र रोग डैश भेदन कॉमा विस्त्रावन। अर्बुद में छेदन कॉमा विस्त्रावन। ठीक है, ऑल डन। लास्ट देख लो जल्दी से C1 में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सद्योवरण है ना। सद्योवरण इसमें क्या है, मेद समुत्थित भेदन व्रण को सुलेखित गद पढ़ देती हूँ मैं। देखो, मेदज रोग जिनमें भेदन हो गया हो, जिनका सुलेखन कर्म हो गया हो, चल संधि का आश्रय कर उत्पन्न होने वाले सद्योव्रण या केवल सद्योजात व्रण जो कि धूलि, जीवाणु आदि से दूषित न हो, तथा चल संधि के आश्रित व्रण जिनमें सीवन करना चाहिए। ठीक है, तो चल संधि व्यापाश्रिता को सर्कल कर लेंगे बस। जो फ्रेश वुंड है, सद्योव्रण फ्रेश वुंड में हम लोग जल्दी से सिलेंगे, सीवन कर्म करेंगे। ठीक है, बस एक ही चीज़ याद रखना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्षार अग्नि विष से व्याप्त तथा वायु जिससे निकलती हो, जिसके भीतर दूषित रक्त शल्य शेष हो, यहाँ पे सीवन नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह लगी है, अंदर गोली है और ऊपर से सिल दिया, ऐसी गलती नहीं करना। अग्नि और क्षार इनमें भी नहीं करते सीवन, अपने आप हीलिंग होती है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें जैसे धूली, बाल, नख आदि वस्तुएं, अस्थि के टूटे चलायमान टुकड़े,
और यदि व्रण से नहीं निकल जाएं तो व्रण को अधिक पका देते हैं। तो मतलब यही है कि बढ़िया तरीके से हमें उसको साफ़ सफाई करनी है व्रण की, है ना, अच्छे से शोधन करना है, यही बोला है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अब श्लोक नंबर 20 से 22 तक हमें 4 प्रकार की सीवन की विधियाँ मिलती हैं। लास्ट में हाईलाइट कर लेंगे वेलीतक, गो फणिका, तुन्न सेवनी और ऋजु ग्रंथि। ये हमारे भी एग्ज़ाम में पूछा गया था और पीजी में भी पूछा जाता है और यूजी में हमें 2 नंबर में आया था ये, और वाइवा में भी पूछा था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। वेलीतक, गो फणिका, तुन्न सेवनी और ऋजु ग्रंथि। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह ने वेलीतक, गोफणिका, तुन्न सेवनी और ग्रंथि बोला है, ऋजु नहीं बोला, ऋजु ग्रंथि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉडर्न कोरिलेशन देखते हैं विमर्श में ही, छोटा छोटा सा हाईलाइट कर लें बस। जैसे तो चौथी लाइन में ग्रोवर्स कंटिन्यूअस सूचर्स, फिर एक लाइन छोड़ के ब्लैंकेट सूचर, 2 लाइन छोड़ के हेल्स्टेड सब क्यूटिक्युलरिस स्टिच, देन इंटरप्टेड सूचर्स। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे धागा नहीं हुआ करता था पहले, तो हम कैसे क्षौम से या स्नायु, घोड़े के बाल से, इन सब से सूचरिंग करते थे, मूर्वा या गिलोय के तत्तु से। ठीक है, इनका हम यूज़ करते थे सीवन करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? VRON-GT, ये ट्रिक है, VRON-GT। वल्लूरा की कर्ण संधान विधि भी है। लिख लेंगे साइड में। वल्लूरक और वेलीतक साथ साथ में थोड़ा दिखता है ना, वल्लूरक कर्ण संधान विधि भी है। तो VRON-GT। ठीक है, समझ आ गया। और वल्लूर शुष्क मांस को भी कहते हैं, ये तो पता ही होगा ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, GT वाग्भट के द्वारा ऋजु ग्रंथि के स्थान पर क्या कहा गया? ऋजु नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ ग्रंथि बोला है। ठीक है, गोफणिका, गोफणा बंध पढ़ा है ना, गोफणा बंध, ये व्रण बंधन विधि में याद है ना, हमने टी शेप का बनाया था। नासा, चिबुक, शोल्डर्स, है ना, पूरी बैंडेज आ रही है नीचे से भी बस्ती में कवर करते हुए। ठीक है, तो ये व्रण बंधन में भी था, ये भी चीज़ याद रखेंगे। कैसी हो रही है ये देख लेते हैं थोड़ा सा, एक आध श्लोक और। कम मांस वाले अंग में संधियों के सीवन के लिए 2 अंगुल लंबी, जहाँ कम मांस है, जैसे संधियाँ हो गई वहाँ कम मांस होता है ना, मूवमेंट होता है, तो 2 अंगुल लंबी गोल मुख सुई चाहिए, तथा अधिक मांस वाले अंग में 3 अंगुल लंबी। भैया 3 अंगुल फैट चढ़ गया। ठीक है, अधिक मांस ऐसे याद करना। 3 धारा वाली सुई श्रेष्ठ है। फिर नेक्स्ट, मर्मस्थान, वृषण, कोश, उदर के सीवन कर्म के लिए धनुष के आकार की टेढ़ी सुई ठीक होती है। टेढ़ी देखी होगी ना, ऐसे
चांद जैसी सेमी सर्कल वाली। देखिए ना, गायनी के प्रोसीजर्स में भी वही टेढ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह मालती के पुष्प के वृंत डंठल के अग्रभाग के समान मोटी, गोल, तीक्ष्ण, अग्र तीक्ष्ण होना चाहिए तभी सिलेगी। ऐसी 3 तरह की सुइयां होती हैं। ठीक है, पहली क्या हो गई, वृत्त अंगुल, फिर त्रय अंगुल और धनुर्वक्रा। 3 टाइप्स की हो गई। ठीक है, वृत्त कहाँ करेंगे, ये लिख लेना, 3 पॉइंट डाल के लिखना है ना। त्रयंगुला मतलब ट्रायंगल जैसी, अधिक मांस वाले और आयत स्थानों में, बड़े स्थानों में। और वृत्त अंगुल द्वय मतलब अल्प मांस अंगों में और संधियों में वृत्त अंगुल। और धनुर्वक्रा, धनुष से हम निशाना लगाते हैं कहाँ पे, मर्म में, उदर में और वृषण में। धनुष से निशाना लगाया तो धनुर्वक्रा, ऐसे याद रहेगा ये। ठीक है, मर्म में, उदर में, वृषण में। 3 अंगुल फैट जमा हो गया, मांस वाले में, आयत में, ऐसे हमें याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। बाकी शस्त्र के अति योग के लक्षण हम लोग कल पढ़ेंगे। मांस, मर्मविद, सिराविद, स्नायुविद, संधिगत, संधिशत, अस्थिविद। और फिर शस्त्र के व्यापद भी होते हैं, ज़्यादा छेद दिया, कम छेद दिया, टेढ़ा छेद दिया या ऑर्गन में ही छेद दिया। ठीक है, स्वगात्र छेद। तो इस टाइप से छोटा सा पोर्शन और बचा हुआ है, तो वो हम लोग कल करते हैं फिर। ठीक है, मैम कल घर जाना है सुबह में।